अस्सलामुअलैकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िर, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 9 खवारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में पीके एक्ट 2025 को चैलेंज कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 9 खवारिज दहशतगर्दों का हलाक कर दिया। तमाम मुल्क में तकरीबन हाई अलर्ट है, काफ़ी शहरों में, और एक अफसरदगी में, मायूसी तो नहीं, अफसरदगी में और दुख में मुल्क डूबा हुआ है अभी तक, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ। और ज़ाहिर है कि उसकी कोई मुख्तलिफ प्लानिंग्स भी हो रही होंगी, कोई काउंटर स्ट्रेटजीज भी बन रही होंगी सामने, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा वो सामने बात नहीं आ रही। अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो आपस में कोई वहाँ पे मसाइल भी शुरू हो गए हैं शायद, उस पर हम ज़रा तफसीलन बात करेंगे कि वहाँ से कुछ डिटेल्स आ जाएँ कि क्या सिराजुद्दीन हक्कानी हुकूमत का हिस्सा हैं, मुसाफ़ी हो गए हैं, वो 2-3 महीने बाहर खलीजी रियासतों में गुजार के वापस आए हैं, तो मुख्तलिफ वहाँ से इतलात हैं, तो ज़रा कन्फर्म हो तो, और उसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है अफ़गानिस्तान पे, पाकिस्तान पे और पूरे खत्ते पे। लेकिन ज़ाहिर है ये जो भी अच्छा, ये तो एक अफरा तफरी केओस है। असल में एक अफरा तफरी और केओस है, वो पूरी दुनिया में है इस वक्त, और वो इतना ख़तरनाक किस्म का केओस है कि कोई कह नहीं सकता कि किस वक्त क्या हो जाएगा। और उसमें उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग, बहुत बड़ी अक्सरियत में दुनिया के जो मुल्क हैं और रियासतें हैं, वो इस वक्त आप समझिए कि किसी न किसी अंदाज में हाई अलर्ट पे हैं कि वहाँ पर कोई बयान, कोई गलत फहमी, कोई एक होता है ना कि अचानक कोई एब्रप्ट किसी की तरफ से कोई कार्रवाई, वो बड़ी जंगों की तरफ, ऑलरेडी बड़ी जंगों से बड़ी जंगों की तरफ जा सकते हैं, मामला बिगड़ सकते हैं, बिगाड़ की तरफ है। कोई किसी पे एतमाद नहीं कर रहा, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, कोई जो है वो, मतलब एक सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें कोई कहा नहीं जा सकता कि किस तरफ ये सारा का सारा मामला जाएगा। अच्छा, एक तो वो ख़बर चल रही है कि जी जो मुख्तलिफ, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से तो सुबह से चल रही है लिस्ट कि जी रेड और ऑरेंज और येलो 3 जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में ममालिक को डाल दिया गया, और पाकिस्तान जो है उसमें से ऑरेंज लिस्ट में है। और ऑरेंज लिस्ट में है कि वीज़े जो हैं वो शार्पली रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। जो मुल्क उसमें पाकिस्तान का नाम है, रशिया और तुर्कमेनिस्तान, हेटी, लाओस, ये बेलारूस और ये सारे मुल्क हैं। अच्छा, जिन पे मुकम्मल पाबंदी है उसमें अफ़गानिस्तान, क्यूबा, ईरान, लिबिया, भूटान, सोमालिया, सूडान, ये हो गए। और फिर उसके बाद येलो यानी 60 दिन तक उसमें अंगोला, बुर्किना फासो, ये अफ्रीकन मुल्क हैं बहुत सारे, और ये इसमें जो है ये भारत। अच्छा, अब ये, लेकिन ये कि हतमी लिस्ट क्या आती है क्या नहीं आती, और वो जो लोग ऑलरेडी ग्रीन कार्ड लेके बैठे हुए हैं उनको भी किसी वक्त रिवोक हो सकते हैं ग्रीन कार्ड्स, और ये और वो सारा तो एक अफरा तफरी है। अच्छा, इस अफरा तफरी को आप इस तरह से ले जाएं कि ये अफरा तफरी आप समझें कि बहुत सारे जो है ना तूफ़ान पनप रहे हैं, वो अब तूफ़ान या तो टल जाएंगे, या वो है कि अपने साथ वो बहुत कुछ बहा के ले जाएंगे, बहुत कुछ बहा के ले जाएंगे। बहुत कुछ से मुराद ये है कि सैकड़ों हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ भी, क्योंकि मैं ये बात बहुत अरसे से कह रहा हूँ। अब आप देखें पाकिस्तान में जो भी बात हो, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो खित्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे। ये जुमला मैंने इतनी दफ़ा दोहराया है पिछले 4 सालों में कि लोग अब इस बात पे यहाँ पर हम खड़े हैं। पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो खित्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे। जब ये जुमला इतनी दफ़ा दोहराता था तो सारे लोग, इलेक्शन हो रहा है, ये होगा, ऐसे होगा, कहता कुछ भी नहीं। 2 बातें, एक तो ये कि इमरान खान साहब के जाने के बाद ब्लैक होल होगा। एक तो मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि कोई मुस्तहकम एक अरेंजमेंट होगा जो चलेगा आगे, कभी भी ऐसी बात नहीं। एक ब्लैक होल होगा जिसको कैसे चलेगा, कैसे आगे मूव करेगा, क्या होगा उसमें, वो सारा का सारा वो ब्लैक होल, इस वक्त वो ब्लैक होल में से गुजर रहे हैं, क्योंकि आगे क्लैरिटी, अब इसमें लाइट एट द एंड ऑफ टनल जो है वो कैसे है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया उसमें फंसी हुई है कि आगे क्या, आगे कैसे निकलना है आगे।
अच्छा, और दूसरा ये है कि जो दुनिया और खत्ते के हालात और वाक़यात हैं वो तय करेंगे कि पाकिस्तान में आइंदा क्या होना है। और पाकिस्तान की जब बात करते हैं, रियासत की, पूरे मुल्क की बात करें ना, जिसमें अवाम भी हैं, उसमें आपके तलबा भी हैं, आपके सिविलियंस भी हैं, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस के सिपाही हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी ख़वातीन हैं, आपके पूरा मुल्क इसमें आता है। अच्छा, अब इसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल आप समझें कि इस वक्त ऐसी जगह पे खड़े जैसे वो कहते हैं ना आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ऐसे खड़े हुए हैं, या तो सब धड़म से गिरेगा किसी तरफ, या ये है कि इस मरहले से दुनिया आगे निकलेगी। अच्छा, धड़म से जो गिरेगा ना तो ये फिर बड़ी जंगों की तरफ, यानी आप समझेंगे जो बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, यारमागेडन, ये जो उस तरफ भी जा सकते हैं मामलात और पुरसुकून अंदाज में भी आगे जा सकते हैं, लेकिन दरमियान में मामलात रुके हुए हैं। इतनी जंगें शुरू करना बड़ा आसान होता है, उन खात्मा उनका आसान नहीं होता। अब जो यूक्रेन की जंग है ये फंसी हुई है, यूक्रेन की जंग फंस गई है। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कल ये बात कही कि मैंने वो 24 घंटे वाली जो बात की थी कि 24 घंटे में जंग खत्म करवा दूंगा, वो ऐसे मैंने कही थी, मैंने ऐसे की थी कि 24 घंटों में जंग खत्म करवा दूंगा यूक्रेन की। आज जो है वो यूक्रेन से हम शुरू करते हैं। ये चूंकि सारा इंटरलिंक्ड है, ये सारा इंटरलिंक्ड, और किस तरह से आपस में डॉट्स कनेक्ट होते हैं, असल बात वो है कि आप वो मुख्तलिफ चीज़ों के वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें। बहुत से लोग करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि डॉट्स कनेक्ट करें। तो अब देखें, जब यूक्रेन की जंग छिड़ी थी तो आप यकीन करें यहाँ पे पाकिस्तान में बात हो रही थी कि यूक्रेन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि यूक्रेन की जंग से पहले डिस्कशन शुरू हो गया था इस नशिस्त में, काफ़ी अर्सा पहले यूक्रेन के वो मजहबी एंगल क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ये वो सारा हम कर चुके थे जब जंग शुरू होने से पहले। अच्छा, अब यूक्रेन की जो जंग है वो उसमें लेटेस्ट ये है जो हमने डिस्कस किया कि वो प्लान लेके स्टीव वित्कॉफ वहाँ चले गए, और इसके वित्कॉफ जो हैं वो गए, और उससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उन्होंने बेलारूस के सदर जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने स्टाइलिश सूट में वापस आ गए। उससे पहले वो फौजी यूनिफॉर्म में थे, जो कि बड़ा रेयरली यूज़ करते हैं वो। और उसके बाद उन्होंने स्टीव वित्कॉफ से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद जो है वो स्टीव वित्कॉफ वहाँ से रवाना हो गए। अच्छा, उसमें उन्होंने शराइत अपनी पेश कर दी, बहुत सारी शराइत तो उनके लिए ऑलरेडी अमेरिका मान चुका है। यानी मिसाल के तौर पे ये है कि 2014 का जो सरहदें हैं वो वापस वहाँ तक नहीं जाया जा सकता, या ये है कि नेटो की फोर्सेस वहाँ पे, नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, ये सारी बातें हो गई। लेकिन जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो इस सीज़फायर ट्रैप में आने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक तो ये है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड कौन से होंगे, फिर गारंटी कौन लेगा सीज़फायर की, और ये सीज़फायर, और फिर ये है कि इस दौरान अगर 30 दिन का क्यों, मुस्तकिल क्यों नहीं, इस 30 दिन में तो एरिया हम करेंगे अपने आप को, और अगर इंटेलिजेंस भी शुरू कर दी है और ये सारा कवर भी ख़त्म कर दिया आपने, फौजी इमदाद भी, तो ये क्यों किया। तो पुतिन दरमियान में चलते रहे, जो कल भी बात की थी कि ना उन्होंने हाँ की है ना की है, उन्होंने भी शराइत अपनी पेश कर दी है। अच्छा, इस दौरान जो है वो एक और राब्ता खामोशी से डेवलप हो गया है, जिसको रशियन, एक तो स्टीव वित्कॉफ जो है वो पहुंचे मॉस्को से निकल के आज़रबाईजान, ये हमने कल बात कर ली थी। आज़रबाईजान क्यों पहुंचे, ये भी सवाल है, क्या वो आज़रबाईजान ऐसे ही पहुंच गए या कोई और। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान, अच्छा, जहाँ बहुत कुछ ख़राब हो रहा है वहाँ बहुत कुछ तारीखी भी हो रहा है। अब तारीखी हम कहेंगे रोज़ी तारीखी वाक़यात, लेकिन ये जो अब फिर मैं बात कर रहा हूँ फिर तारीखी बात है ये। जैसे हमने कहा था कि सीरिया के अंदर पैक्ट हो गया, तो तारीखी पैक्ट है ये, जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान एक माहिदा तय पा गया, और ये एक तारीखी वाक़या है दोबारा। और तारीखी वाक़या इसलिए है कि आर्मीनिया ने अपनी जो नगोर्नो काराबाख के ऊपर उनका क्लेम था उसको तस्लीम कर लिया कि ये आज़रबाईजान का है, और आर्मीनिया और आज़रबाईजान का ये जो माहिदा है इसको तमाम दुनिया के ममालिक, अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक और पाकिस्तान की तरफ से भी मेरे ख्याल से उनको मुबारकबाद जाएगी, और यूरोप की तरफ से प्रेसिडेंट मैक्रोन, अमेरिका, सारी दुनिया ने, और एशिया, क्योंकि उनके जो वज़ीर आज़म हैं निकोल पाशियान जो कि आर्मीनिया के, वो नाराज़ हो गए थे बहुत ज़्यादा। उनका कहना ये था कि हम तो CSTO के मेंबर हैं भाई, तो ये जो CSTO है इसमें तो हम भी हैं, और जब हमारा फटा पड़ा उनके साथ, ये CSTO के ज़ाहिर है जो मिलिट्री एक अलायंस बना नेटो की तरफ पे बना था,
बहुत ज़्यादा उसको अब वो उस तरह से अदर देन काज़ाकिस्तान उस पर हालिया दिनों में हमें प्रेसिडेंट पुतिन बहुत ज़्यादा फाल, मतलब वो सबको ही लेके चल रहे हैं सारे ममालिक को, और उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है इससे। तो आर्मीनिया जब ये जंग हुई कुछ 4 दहाइयों से जंग। अच्छा, पाकिस्तान की इस पर एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन है। मैंने समझा पाकिस्तान की इस पर इतनी प्रिंसिपल पोजीशन है कि पाकिस्तान दुनिया के जिन मुल्कों को तस्लीम नहीं करता उनमें से एक आर्मीनिया है। और पाकिस्तान इसलिए आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता कि पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली हुई है, ये नहीं कि हम उसके साथ भी हैं उसके साथ भी नहीं, हम आज़रबाईजान के साथ, आज़रबाईजान तुर्किया के साथ हमारा जो अलाइंस है वो एक अलाइंस ऐसा है जिसमें हमने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। अब अल्टीमेट जो जंगें हुई, बहुत जंगें हुई, आखिरी 2020 में जो मैंने कवर जब जाने का इत्तेफाक हो गया था वहाँ पे, ये नहीं कि जंग के अंदर मैं कूद गया था, वो इतनी खूनी जंग थी कि उसको दूर ही दूर, और उसमें जो है ना पहली दफ़ा मैंने इस तरह की जंग देखी, क्योंकि ये जो इस तरह की जंगें होती हैं ना जिनमें जो एथनिक फैक्टर और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये बड़ी अजीब सी होती हैं। बहरहाल, तो वो जो आज़रबाईजान की, वो आज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया, और उस मुआहदे के दौरान जो है वो जो निकोल पशेन उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को भी इत्मीनान में लिया, और ये बड़ा अच्छा मुआहदा हो रहा है, क्योंकि उस मुआहदे के नतीजे में एक वो कई साल से जो एक दिहाइयों से, कई दिहाइयों से जो फटे पड़े हुए थे, ये इल्हाम अलीयेव जो हैं, जो आज़रबाईजान के सदर हैं, उन्होंने जो है इस मुआहदे के ऊपर बहुत सारी शिकें थी। इसमें आर्मीनिया का कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करना पड़ेगा, निगोर्नो काराबाग का जो इलाका जो दरमियान में इनक्लेव था वो मामला तय होंगे, आज़रबाईजान और ईरान के मामला बेहतर हो रहे हैं। तो ये सारा जो एक पैक्ट है ये सारा हो रहा है, और इसमें जो है वो इस दौरान स्टीव वित्कोफ आज़रबाईजान में थे, बाकू में। अच्छा, आज़रबाईजान की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ी कि आज़रबाईजान भी कहीं आगे जाकर अमेरिका और रशिया के दरमियान मुज़ाकरात में कोई अहम किरदार अदा कर सकता है, तुर्की या आज़रबाईजान। आज़रबाईजान की भी इंपॉर्टेंस है, और ये ज़हन में रखें कि आज़रबाईजान के जो है वो तो स्टीव वित्कोफ ने वहाँ पे अपना टाइम गुजारा, उनके लोगों से मुलाकात की, और इस मुआहदे के ऊपर उन्होंने ये भी देखा कि अमेरिका और आज़रबाईजान के ताल्लुकात आगे कैसे होंगे, अमेरिका और आज़रबाईजान के ताल्लुकात आगे कैसे बढ़ने, इसका भी जायज़ा लिया, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस पूरे ख़त्ते में बहुत ज़्यादा उसको दिलचस्पी है भी नहीं भी है, लेकिन यह है कि यहाँ पर वो और तुर्की और पाकिस्तान और रशिया भी अब जिस जगह नुक्ते पे खड़े हो गए हैं, और आर्मीनिया भी आ गया है साथ, इस मुआहदे के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान भी अपने मामलात को, क्योंकि अगर आज़रबाईजान मान लेता है आर्मीनिया को और उनके ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं इस मुआहदे के बाद, तो पाकिस्तान भी हो सकता है अपनी पोजीशन तब्दील करें, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी सख्त पोजीशन है। इंडिया जो है वो आर्मीनिया की तरफ रहा, मतलब ये जो जब जंग छिड़ी तो ये आज़रबाईजान, पाकिस्तान और इंडिया के वेपन्स और इंडिया की सारी सपोर्ट आर्मीनिया के साथ रही, तो अल्टीमेटली आर्मीनिया सरेंडर कर गया वहाँ पे, और आज़रबाईजान जो है वो जीत गया, और आज़रबाईजान तुर्किया की वजह से पाकिस्तान ने ये पोजीशन रखी अपनी सारा साल कि हमारी ये पोजीशन है। अच्छा, तो स्टीव वित्कोफ वहाँ रुके और वहाँ पर उनकी बात हो रही है कि भाई आज़रबाईजान, ये बहुत अच्छा हुआ मुआहदा। आर्मीनिया के साथ एक मरहला ऐसा आया था कि खुल के अमेरिका आना चाह रहा था, लेकिन फिर अमेरिका ने देखा कि ये शायद बाइडेन दौर में, जब 2020 में और उसके बाद 23 में भी झगड़े चल रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि अमेरिका ने फिर अपने आप को अलग किया इस मामले से, और इसको फिर रशिया ने और यूरोप ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। इसमें प्रेसिडेंट मैक्रों का रोल है, इसमें बरतानिया, EU का बड़ा रोल है। तो अच्छा, कमिंग बैक, तो ये एक मुआहदा दरमियान में जिस पर नज़र रखें, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो निगोर्नो काराबाग जो डील होने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे स्टीव वित्कोफ रुके और उन्होंने वहाँ पर आज़रबाईजान के लोगों से मुलाकात की आला काम से। अच्छा, इसी दौरान जो है वो जो मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ पर आज कोई 25 रहनुमाओं से जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, बरतानिया ने उसकी सदारत की है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर प्रेसिडेंट मैक्रों भी हैं, उसमें कनाडा के नए वज़ीर आज़म भी हैं, उसमें कोई 25-26 यूरोप के नेटो के नुमाइंदे भी उसमें मौजूद, उसमें EU के नुमाइंदे भी मौजूद, उसमें
जर्मनी की नुमाइंदगी भी, सारे मुल्कों ने जो है वो एक वर्चुअल, ज़ेलेंस्की ने भी उसमें शिरकत की, ये सारा वर्चुअल हुआ। और वो जो बरतानिया में कॉन्फ्रेंस हुई वो यही कोलिजन ऑफ विलिंग वाली जो बात है कि ये एक ऐसा एक नई चीज़ ऐसी बने जो कि हम ख्याल ग्रुप है, क्योंकि ये EU तक नहीं रहा बल्कि इसमें कनाडा भी आया, इसमें ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी भी थी, न्यूजीलैंड की भी थी, तो ये थोड़ा सा EU से बढ़ के दोबारा के कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जो हमारे साथ जाते हैं। तो यूरोप जो है वो एक यानी माइनस अमेरिका करके एक अपनी पावर शो करना चाह रहा है। अमेरिका और यूरोप जो है वो कभी, मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन के वाक़े के बाद और जो कुछ हो रहा है इसके बाद वो कभी ट्रस्ट का रिश्ता आपस में नहीं होगा। तो यूरोप अब ये देख रहा है कि क्या यूरोप की एक एंटिटी है, क्या यूरोप ने मुस्तकिल जंग करते रहना है रशिया के साथ, या यूरोप डिवाइड होगा इस तरह से कि कुछ मुल्क रशिया के साथ दोस्त बन जाएंगे रशिया के, और कुछ जो है वो रशिया से लड़ते रहेंगे। लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड ले जाएंगे क्या यूक्रेन को बचाने के लिए? वो क्या न्यूक्लियर तो नहीं अमेरिका भेज रहा पोलैंड, तो कौन सा मुल्क फिर न्यूक्लियर अपना भेजेगा? पोलैंड। और पोलैंड क्या इस हद तक जाएगा? मैंने पहले बताया था पोलैंड और मॉस्को के बड़े फड्डे, पुरानी असल में तारीख है ना, वो घूम घूम के दोबारा वापस आती है। यानी आप सोचे ना, पोलैंड ने मॉस्को पे कब्जा कर लिया था, अंदाज़ा लगाएं, और फिर पोलैंड जो है वो जर्मनी के साथ, और ये बड़ी एक इनकी अजीब सी एक पेचीदा हिस्ट्री है, अजीब सी तो नहीं कहूँगा। एनीवे, तो अब मसला ये कि वो आज EU का, वहाँ EU तो नहीं कहूँगा, कनाडा भी और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद थे, तो उसमें जो है वो आज उनकी एक बात हुई सारी, लेकिन वो बात जो है वो फिर एक इजलास ऐसा हुआ है, जिस इजलास तो हुआ है मगर उसमें तय नहीं हुआ कि करना क्या आखिर में। तो ज़ेलेंस्की मौजूद थे, ज़ेलेंस्की ने भी उस पर मायूसी का इज़हार किया। अच्छा, अब ज़ेलेंस्की जो है वो, उनको पता है कि ये जो मामला जो है ये ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और ज़ेलेंस्की ने हर हाल में बचना है उससे। अब ज़ेलेंस्की उसमें मौजूद थे, ज़ेलेंस्की ने मायूसी का इज़हार किया कि इसमें तो मामला, बात तो तय नहीं हो पा रही, और जो मतलब है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड कौन होगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा, सीज फायर, मतलब ये पीस कीपर्स कौन से होंगे, कैसे होंगे पीस कीपर? तो नेटो के वो शर्त रख दी हुई है प्यूटिन ने कि भाई ये जो है ये प्यूटिन को तो कबूल नहीं है कि कोई भी नेटो मुल्क की फ़ौज वहाँ पर है। और दूसरी बात यह है कि वो इसमें यूनाइटेड नेशंस भी का भी आना शायद उनको कबूल ना हो। ये बायलेटरल है ना, बायलेटरली इसको प्यूटिन जो है वो हल करना चाह रहे हैं। बायलेटरल, वो तीसरे मुल्क की किसी की मुदाखलत चाह नहीं रहे, वो अमेरिका से बात कर रहे हैं, और ज़ेलेंस्की को तो बाद में मुआहदा हो जाए तो मैं बात कर लूँगा। ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है हमारी और अमेरिका की, ये तो छोटे बच्चे बीच में कूद गए हैं ऐसी, तो मैं इनसे क्या बात करूँ? जब मुआहदा हो जाएगा तो दरमियान बात कर लेंगे। अच्छा, अब यह है कि ये मामला फंसा इसलिए हुआ है कि उन्होंने जो कंडीशन रख दी हैं आगे। अच्छा, अब एक स्टीव विटकॉफ तो मैसेज देकर आ गए, टेलीफोन कॉल जुमे के दिन होनी थी, नहीं हुई। एक था ना कि जुमे के दिन शायद कॉल हो जाएगी, बात हो जाएगी, फ़ोन पे मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसा कोई तारीख तय हो जाएगी, वो नहीं हुई। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्यूटिन की अभी तक, और तेज़ी के साथ जो है वो रशियंस जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, और वो इलाके को घेरते भी जा रहे हैं जो कि कर्ज का इलाका है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक बड़ा उन्होंने मैसेज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो इशू किया, अगर वो हमारे पास हो तो हम दिखा देते हैं, वरना बात कर लेंगे। उन्होंने मैसेज दिया अपना सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पर जो उनका मैसेज है उस मैसेज में उन्होंने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ये पूरे इलाके को, जो कर्ज का इलाका है, इसको रशियन आर्मी ने घेर लिया है। उस मैसेज के ऊपर ये है कि इसको रशियन आर्मी ने घेर लिया है, और बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाएगा अगर रशियन आर्मी ने इसको इनको जाने ना दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कत्लेआम से वो बचाएंगे अपने आप को, यानी रशिया कत्लेआम नहीं करेगा, और ये कत्लेआम से बचत हो जाएगी। अभी हम थोड़ी देर में वक्फे के बाद कोशिश करेंगे कि वो जो मैसेज है वो हम उसी तरह से दिखा सकें जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मैसेज है। अच्छा, वो तो ये जो है ये अभी हम ब्रेक के बाद उसको दिखाएंगे। अच्छा, वो मैसेज ऐसा है कि उन्होंने कह दिया ऑलरेडी कि इसमें वो जो हज़ारों की तादाद में लोग हैं वो घेरे में आ गए हैं, यूक्रेन के फौजी घेरे में आ गए, हज़ारों की तादाद में रशिया ने घेर ली है, और हम उनको जो है वो उनका कत्लेआम हो जाएगा अगर ये हमारा सीज फायर प्लान आगे मंजूर ना हुआ। इसके ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन ने आगे से जवाब दिया। कुछ देर के बाद उन्होंने, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था, उन्होंने कहा ऐसा है कि हर वो शख्स जो सरेंडर कर देगा
उसको हम नहीं मारेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि वो सरेंडर कर दे और हथियार डाल दे, यूक्रेन के फौजी हथियार डाल दें, वरना अच्छा उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए उस मैसेज में हज़ारों, थाउजेंड्स। इन्होंने कहा कि नहीं, हम उनको सिर्फ मतलब सरेंडर करने का हम लास्ट मौका दे रहे हैं यूक्रेन की फ़ौज को, वो सरेंडर कर दें, वरना अच्छा ज़ेलेंस्की की ने उसके ऊपर से कहा कि कोई हज़ारों की फ़ौज ने, हमारी हज़ारों की फ़ौज नहीं है, और ये वो साथ ही लेकिन जो यूक्रेन का जो मीडिया है उसने आज साथ ही, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन ये उन्होंने एक और आज जो है ना अपनी तरफ से, जाहिर है कि ये तो एक बड़े ख़तरनाक मरहले पे सारा मामला जा रहा है ना, तो यूक्रेन की तरफ से जो है आज ये बात हुई उनके मीडिया की तरफ से कि भाई ऐसा है कि ये 18 स्लाइड आज, ये आज का है, आई कांट सिट एंड वॉच इट, यूएस वॉलंटियर्स जॉइन यूक्रेनियन आर्मी आफ्टर ट्रम्प शार्प पॉलिसी टर्न। यानी अब यूक्रेन की तरफ से ये मैसेज गया है, यानी उनके मीडिया की तरफ से गया है कि भाई इसमें अमेरिकी भी हैं। अच्छा, ये बात मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि यूक्रेन के फौज के अंदर अमेरिकन और ईयू के लोग हैं और नेटो के मुल्कों के लोग हैं, और इनको ये अगर पकड़े गए तो अजीब पोजीशन हो जाएगी ट्रम्प की कि भाई वो उन्होंने पकड़े हुए कैदी और सरेंडर कर रहे हैं अमेरिकन वहां पे, और ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग। तो ज़ेलेंस्की ने आज वो मीडिया में छाप दिया, उन्होंने कहा ये ज़रा खबर दे दो कि भाई इसमें ये जो लोग अंदर लड़ रहे हैं और अगर ये सरेंडर करने जाएंगे तो इसमें अमेरिकन भी हैं और अमेरिकन फौजी भी हैं या ट्रेनर्स भी हैं। ये देखें ना, ये जो 18th है, मैं इसको दोबारा आप देखें, आई कांट सिट एंड वॉच, यूएस वॉलंटियर्स जॉइन यूक्रेनियन आर्मी आफ्टर ट्रम्प शार्प पॉलिसी टर्न। ये आज उन्होंने, यूक्रेन ने ये खबर रिलीज की है कि वो यूक्रेन, अच्छा इन हालात में ज्वाइन करेंगे वो जब ट्रम्प आ चुका है, इसका मतलब पहले से ज्वाइन किया हुआ था ना, पहले से पहुंचे हुए थे। और ये बात आप देखें, पहले अगर हम पहले का न्यूयॉर्क टाइम्स देखें 19th, ये कुछ अर्से पहले का, तो यूएस वॉलंटियर्स यूक्रेन हु लाई वेस्ट बिकर, ये चल रहा है। मतलब ये बात बहुत अरसे से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर सबको पता है कि जब जंग शुरू हुई तो दुनिया भर से लोग पहुँच गए और बैटल फील्ड के पास गए, उनको जो है वो एक्सेस हुआ विद रेडी एक्सेस। ये देखें ना, ये देखें रेडी एक्सेस टू अमेरिकन वेपन्स। अच्छा, तो उनको अलाउ नहीं किया गया, वेपन्स तक नहीं दिया गया, लेकिन वो है या नहीं है ये तो खबर थी ना, असल बात तो ये पहुंच गए। अच्छा, फिर वाशिंगटन पोस्ट ने कुछ अर्से पहले लिखा था कि डेमोक्रेसी डिफेंडर्स एंड रेम्बो वेनेबीज जो हैं, यानी रेम्बो की तरह लड़ने वाले जो हैं, ये वहाँ पे पहुँच गए थे और यूक्रेन में जो है ये 2023 में ये आया था और बहुत बड़ी तादाद में आके पहुँचे। तो उन्होंने आज ये खबर लिख कर दी कि भाई ये सरेंडर होगा तो ध्यान में रखें। अच्छा, वो हमें मिल गया, अगर मैसेज मिला तो ये दें। We had ये देखें, we had very good and productive discussions with President Vladimir Putin of Russia yesterday, यानी स्टीव वित्कॉफ के हवाले से। There is a very good chance that this horrible bloody war can finally come to end, but at this very moment thousands of Ukrainian troops are completely surrounded by the Russian military and in a very bad and vulnerable position. I have strongly requested, लफ्ज़ सुने, requested to President Putin that their lives be spared. उनको माफ कर दें। मैंने रिक्वेस्ट की है, अल्फाज पे गौर कर, अल्फाज, मैंने रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट पुतिन से कि उनकी जिंदगियां छोड़ दी जाएं। दिस वुड बी अ हॉरिबल मैसेकर, नो वन सीन सिंस वर्ल्ड वॉर 2, गॉड ब्लेस देम ऑल। अच्छा, अब इसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन सूट वूट स्टाइल अपना, उन्होंने कहा सरेंडर कर दें, मुझे इल्म है। अच्छा, उधर से वो ज़ेलेंस्की चीख पुकार कर रहा है, कोई नहीं घेरा हुआ, वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, कह दिया ना, मैंने रिक्वेस्ट किया कि इनको जिंदा छोड़ दिया जाए और जिंदा नहीं छोड़ा गया तो कतल। उन्होंने मैसेज फेंक दिया आगे से कि भाई इसमें भाईजान, इसमें हम नहीं है सिर्फ, इसमें आपके लोग भी घुसे हुए हैं, इसमें अमेरिकन भी हैं, इसमें बाकी। अब बहुत बड़ा ये, मैं कहता हूँ ये नेटो के लिए, कि नेटो ने हमेशा ये पॉलिसी रही है कि हमारे लोग वहाँ नहीं है। अब अगर नेटो के लोग रशियन सॉइल, ये जो कर्स का इलाका है, ये तो रशिया का इलाका है ना, इसको घेरा हुआ है। जो कह रहे हैं, हम काफी दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं कि रशिया का वो इलाका है जिसको घेरा हुआ है, चारों तरफ से घेर लिया, उसको वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, पता नहीं हमारी कहीं से बात कैसे पहुंच गई वहां तक, उन्होंने कहा चारों तरफ से घेर लिया, मर्सी रहम करें, मैंने बात की। अच्छा, अब ये इलाका ऊपर है, यानी एक तो रेड में नजर आ रहा है ना, ये रेड नहीं है, ये वो इलाका है जो ब्लू स्टार है,
ठीक है, ब्लू स्टार है, वो तो कीव हो गया। और ये जो है ये कहाँ पे है, कर्स्क का इलाका, वो जो ऑरेंज नजर आ रहा है बिल्कुल ऊपर, यानी आप समझिए नॉर्थ में, ठीक है ना। कीव से आप ईस्ट की तरफ जाएं तो वहां पे वो कर्स्क का इलाका है, वहां वो घेर लिया चारों तरफ से। अब घेरा हुआ बीच में ये फौजी हैं बकौल प्रेसिडेंट ट्रम्प के। इन फौजियों में ये यूक्रेन के नहीं है, बल्कि यूक्रेन कह रहा है कि इसमें तो यूएस के भी हैं। अब यूएस के साथ और मुल्कों के निकला है, नेटो के, और उनकी परेड शुरू हो गई। अमेरिकन को तो खामोशी दे देगा ना, प्रेसिडेंट पुतिन तो इंतहाई इज्जत से, प्यार मोहब्बत से, वो आराम से होता है ना, बुला के शाबाशी करके अमेरिका को दे देगा। बाकी जो नेटो के मुल्क हैं उनका क्या बनेगा, उनकी परेड होगी, उनको रखा जाएगा, उनको क्या करेंगे। जो बरतानिया के लोग हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, जो कोलिजन ऑफ विलिंग, ये अब एक जो है ना, ये एक खेल चल रहा है, ये खेल चल रहा है। अच्छा, इसमें ये जो कोलिजन ऑफ विलिंग है, देखिए यूरोप साथ था नेटो के, अमेरिका पुल बैक कर गया, एक शख्सियत और आ गई दरमियान में, अभी ओपनली नहीं आई है, लेकिन वो कोई कूद गई है। जो बात हो रही थी ना कि कौन बात करेगा पुतिन के साथ, स्टीव विटकॉफ भी करेंगे या कोई एनएसए के लेवल पे बात हो रही है, वो भी हो गई है। एक बात जो है वो और हो गई है, और वो हुई है जनाब उन दोनों के CIA चीफ के दरमियान और उनके जो इंटेलिजेंस चीफ के दरमियान भी हो गई। एक शख्सियत को जनाब पुतिन ने ज़ाती तौर पे दावत दी है मॉस्को आने की। अच्छा, अभी ये मीडिया में चीज़ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन दावत दी है, दावत दे दी है, और उस शख्सियत ने शायद कबूल भी कर ली है, और वह इलॉन मस्क। इस पूरी कहानी में इलॉन मस्क आने वाले हैं दरमियान में। इलॉन मस्क को प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि हमारे साथ आओ, और ये स्पेस और ये सारा वो जो तुम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर। ये देखो यहाँ पे लिथियम है, ये देखो यहाँ पे बैटरीज हैं, ये है वो है, कितना सुहाना मौसम है मॉस्को का, देखो एंजॉय करो, उधर से निकलो, इधर आओ। इलॉन मस्क को दावत दे दी है। इलॉन मस्क वो है जो कि पहले कह चुके हैं कि मैं अपनी बंद कर दूंगा यहाँ यूक्रेन के जंग के ऊपर, और वो पहले ही जेलेंस्की को अच्छे खासे अल्फाज से याद कर चुके हैं। उनको दावत दे दी आने की, इलॉन मस्क को मॉस्को में। ये अच्छा, अब ये ट्रम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फटा। अच्छा, यूरोप ने फिर आज कोशिश की, वो कुछ भी नहीं निकला उसमें से बात, वो इजलास लेकिन उन्होंने किया, लेकिन वो बूट्स ऑन ग्राउंड और ये सारा मामला। मैं वक्त में जाने से पहले, जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, ये तेज़ी के साथ वाशिंगटन पहुँच गए हैं कि इससे पहले कि कोई बातचीत हो, और इनकी मुलाकात हो रही है माइक वॉल्स से, अमेरिकन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कि इससे पहले कि पुतिन और ट्रम्प की फ़ोन पे बातचीत हो जाए, पहले पहुंच के बताओ, बात करो कि कहीं ये बात ना हो जाए कि इलॉन मस्क का जहाज़ ना प्रवास कर जाए। जो राब्ता, देखें राब्ता हो गया इनका, ये मैं बताऊं, राब्ता हो गया है, दावत चली गई है इलॉन मस्क को। अच्छा, तो अब ये है कि अब ये सब रुके हुए हैं, या तो ये मामला आगे जाएगा या मामला पीछे जाएगा। उनके यहाँ एक लॉबी ऐसी है जो चाह रही है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो इत्तेफाक नहीं करती, वो यूरोप की तरफ भी है, लेकिन वो चुप है, खामोश है कि भाई क्या करें इस वक्त। देखिए ना, मार्को रूबियो जो है वो तो यूक्रेन की तरफ रही है ना, उनकी पॉलिसी, वो यूक्रेन के साथ बहुत प्रो यूक्रेन वॉर रहे हैं वो, लेकिन वो सेक्रेटरी स्टेट है। अब वो जाहिर है कि ये पूरे सिनेरियो में वो जो है उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की हुई है, कई लोगों ने चेंज की हुई है पोजीशन अपनी। तो अब ये है कि आप जरा वक्फा लें, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे गज़ा में क्या मामला चल रहा है, और गज़ा में क्या हुतीज़ दोबारा मिसाइल दागने जा रहे हैं इसराइल पे, क्योंकि वो विटकॉफ प्लान जो है, वो एक तो इब्राहिम बॉलर को ने अपना वो ओहदा जो है वो छोड़ दी है। वो उन्होंने कहा कि मैं ये रमालियों के हवाले से मैं स्पेशल एनवॉय नहीं हूँ, मेरी जो है वो, अब मैं स्टीव विटकॉफ के साथ और वाइट हाउस में और सारे काम करूँगा। लेकिन वो जो बात कह के आ गए हैं हमास के साथ, अब उसके ऊपर व्हाट नेक्स्ट, क्या वो मामला आगे चलेगा? क्योंकि स्टीव विटकॉफ तो अभी नहीं आए वापस रीजन में ना, शायद वो पहुँचें, चाहे वो अमेरिका चले जाएँ या वो आज़रबाईजान से अभी तक ऑफिशियली नहीं पता कि वो वापस दोहा आते हैं, आगे जाते हैं, इसका क्या बना। और ये जो मीटिंग अगली होनी है, क्या ये इसमें आज़रबाईजान की एंट्री हो गई है, इसमें सऊदी अरेबिया के बाद आज़रबाईजान की एंट्री हो गई है, टर्की भी इसमें एंटर है, और कतर तो पहले है ही बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज में। अब वक्फा लेने के बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से जो मुलाकात की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब देखें, ये मुलाकात ये चल रहा है, अदालतों के मामला तो सियासी मामला चल रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो सिलसिला है, ये खित्ते और मुल्कों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, जो उनके बॉर्डर्स के ऊपर हैं, ये पूरे इंटरलिंक्ड हैं।
जैसे मैंने बात आपसे की ना कि स्टीव विटकॉफ जो हैं वो पहुंच गए आज़रबाईजान और आर्मीनिया के एग्रीमेंट के, यानी मॉस्को से वो यहाँ पहुंच गए बाकू। अच्छा, अब इसमें अगला जो मैंने आपसे वक्फे से पहले बात की कि क्या हुतीज़, देखें ये जो मशरिक़ वस्ता का जो एग्रीमेंट है, इसमें एक तो वो था जो बाइडेन दौर में हो गया था, जो बाइडेन दौर में तय हुआ था, लेकिन बाइडेन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे थे, और 24 घंटों के अंदर आने के बाद वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया और पहला फेज़ जो है वो मुकम्मल हो गया, सीज़ फायर है। अब वो सीज़ फायर का पहला जो मरहला था वो ख़त्म हो गया, दूसरा मरहला शुरू होना था जो कि हतमी था, जिसके एंड तक ये तय होना था कि सारी इसराइल की फ़ौज भी निकल जाएगी और दो रियासती हल की तरफ कैसे जाएगा। और वो इस दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की कि वो गज़ा को में ऑक्यूपाई करेंगे, और वो जो बात भी हुई और जो किंग अब्दुल्ला की प्रेजेंस में बात, उन्होंने कहा कि मुतबादिल प्लान लिए, मुतबादिल प्लान आ गया, और वो पहले मिस्र ने किया, और फिर ये जो इसमें एक देखें ये अभी बात बढ़ इसलिए गई कि इसको मिस्र ने अरब समिट में किया, अरब समिट ने इसको अप्रूव कर दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, ये सारे मुल्क वो सारे शरीक हुए, कतर भी, ये सारे पहले जीसीसी ने किया, और जीसीसी में जो है वो कतर और जॉर्डन को इनवाइट किया गया सऊदी अरेबिया में, फिर ये अरब समिट हुई, उसमें अप्रूव हो गया, और फिर इसको चाइना, रशिया, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आ गई इसके ऊपर, और जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, सारे मुल्कों ने इसको इंडोर्स कर दिया कि मुतबादिल प्लान मौजूद है। अच्छा, अब मसला ये है कि अब उस प्लान के दरमियान जो है, जब ये दूसरा मरहला शुरू हुआ तो दरमियान में ये खबर आ गई कि वो इब्राहिम बॉलर जो है उन्होंने अलग से हमास से मुलाकात की है दोहा के अंदर, और दोहा से मुलाकात की है उन्होंने, और हमास से उनकी अलग बात, साथ ये भी आ गई कि स्टीव विटकॉफ ने भी हमास से अलग बात की है। अच्छा, जो अब वो जो प्लान एक तरफ रह गया, लेकिन ये दूसरा प्लान सामने आ गया कि सबको जल्दी ही रिहा कर दिया जाए, और तेज़ी के साथ शुरू में जो इसको तेज़ी के साथ इसको हल करें, और शुरू में जो अमेरिकन वहाँ पे मौजूद हैं, ईदन अलेक्जेंडर, उनको रिहा किया जाएगा, और बाकी जो 4 की बाकियात दे दी जाएंगी, और उसके बाद ये तेज़ी के साथ मामला हल हो जाए, टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए, या फ़लस्तीनी अथॉरिटी को एक नई शक्ल दे दीजिए, जो भी हो। हमास को उस पर एतराज़ नहीं था, लेकिन साथ ही ये है उसमें, उस एग्रीमेंट में ये है कि ये जो मुसल्लह गिरोह हैं हमास समेत, इनका फैसला जो है वो आगे जाके किया जाएगा, जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो पॉलिटिकल टीम्स को डिसाइड करेंगे सिक्योरिटी कौन लेगा वहाँ पे। यूएई आएगा, कोई यूरोप की पीस कीपर्स आएंगे, कौन गारंटी लेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी, या ये कि हमास जो है वो अपना असला किसी के पास रखवाएगी कल को, मतलब कैसे होगा ये आगे, क्योंकि हर एक को हर एक पे शक है। अब जनाब ये हो रहा है कि वो आज पिछले 24 घंटों में 9 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए गज़ा के अंदर, नॉर्थ गज़ा में। ये सीज़ फायर की, यानी इसका मतलब सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं हुआ, सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं हुआ ना, सीज़ फायर में तो हमले नहीं हो रहे थे। अब उन्होंने 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, यानी सीज़ फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है अमलन। इसराइलिया कोशिश कर रहा है तोड़ने की, जब तक दोबारा उसका मरहला शुरू नहीं हो रहा। ये सीज़ फायर एग्रीमेंट और रमज़ान के ज़ाहिर दूसरा अशरा है, और इस वक्त वो सीज़ फायर, तो हमास ने यह कहा है कि इसको हम अभी तक उस बात पे कायम है जो स्टीव विटकॉफ के साथ हमारी बात हुई है, और जिसमें सिर्फ देखें ना, ये हमास और इसराइल का इशू नहीं है। अब ये इशू जो है ना, ये इसराइल तो खैर इसमें है ही नहीं, इसमें हमास और अमेरिका का इशू नहीं है, इसमें अरब ममालिक भी हैं ज़ामिन, अरब ममालिक है ना, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, इसमें यूएई है, इसमें कतर है, इसमें सारे मुल्क हैं। और ये ज़हन में रखें कि यूएई के थ्रू जो मैसेज है वो ईरान गया है, यूएई के थ्रू मैसेज ईरान गया है, जो हम बात कर भी चुके हैं, उनके जो इब्राहिम दरवेश हैं बड़े ज़बरदस्त आदमी, तो उनके थ्रू ईरान के मैसेज, और ईरान के जो न्यूक्लियर है उसके ऊपर जो है वो रशिया ने बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। तो ये पूरा एक रीजन में आप अलग अलग वाक़यात को नहीं ले सकते। अच्छा, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो सीज़ फायर एग्रीमेंट के ऊपर अब स्टीव विटकॉफ अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो एक वो जंग ख़त्म करवाना बहुत ज़रूरी है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या, अब वो मसला हो रहा है ना कि 2 जंगें मैं ख़त्म करवाऊंगा, एक जंग अच्छा नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था क्योंकि 24 घंटे तो गुजर गए, लेकिन बहुत हद तक बात आगे बढ़ गई। यूरोप या पुतिन, यूक्रेन या क्या, तो उसकी जो लवाजमात हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि वो टिक वो जगह आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि उनसे गुजारिश की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि फौजों को घेर लिया, भाई इनको छोड़ दो, रहम करो, दूर मैसेकर हो जाएगा। उन्होंने कहा मैसेकर होगा तो अमेरिकन भी हैं। अच्छा, अब वो फिर हो गया मामला। तो ये है कि अब इसमें इलॉन मस्क को दावत दे दी है। इलॉन मस्क को दावत दी है, अगर प्रेसिडेंट पुतिन ने इलॉन मस्क से इनकार तो नहीं करेंगे। इलॉन मस्क की जो है इलॉन मस्क वगैरह पहुँच गए।
या नहीं पहुँचे, देखना है अभी ये सारा। क्योंकि अच्छा दूसरा ये है कि यहाँ पर जब हुतीज़ और अरब ममालिक और ये सारे तय कर चुके हैं कि भाई तय हो चुका है, ये मुतबादिल एक मुआहदा है और इसके ऊपर अमल होगा और ये अमल दरामद इस पर करना है आपने। इसी विदकोवी ज़ामिन है, सब ज़ामिन है, अरब ममालिक आगे पेश हो गया दाएँ बाएँ, तो अब इसमें या तो पूरा मशरिक़ वस्ता, पूरा यूरोप, पूरा रशिया, पूरा चाइना आगे पीछे दाएँ बाएँ हो गया, इस मुआहदे को आगे बढ़ाएं। और इसमें ये ज़हन में रखें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो मुफाहमत हुई थी, जिसके बाद सारा मिडल ईस्ट का जो नक्शा आपको वेस्ट एशिया का चेंज नजर आता है, चाइना ज़ामिन था दरमियान में। अच्छा इसमें अच्छा इसी दौरान वहाँ पर जो एक साउथ अफ्रीका के जो सफ़ीर हैं इब्राहिम रसूल, साउथ अफ्रीका जो है एक तो ब्रिक्स का मेंबर है, ज़बरदस्त मुल्क है साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स का मेंबर है। और दूसरी बात है कि सिरिल रैमाफोसा जो हैं वो वहाँ के सदर हैं, बड़े ज़बरदस्त एक शख्सियत हैं और वो जो है वो क्रिश्चियन है मज़हब के लिहाज से। और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ की सिर्फ 1.6 पॉपुलेशन मुस्लिम है। उनमें से एक जो है वो उनके सफ़ीर जो अमेरिका में है वो भी मुसलमान है और वो है इब्राहिम रसूल उनका नाम है। ये बहुत जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी उसका बहुत हिस्सा रहे, कई दफ़ा जेलों में गए ये। उसके बाद ये जो है ये पहले भी अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस में भी इन्होंने सर्व किया है। फिर उसके बाद ये दोबारा अभी कुछ अर्से पहले गए थे तो वहाँ मार्को रूबियो ने कहा कि हम तो इनको, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स और ये मेरे ख्याल से इसराइल के ऊपर जो स्टैंड लिया था साउथ अफ्रीका ने, तो उन्होंने कहा ये पर्सोना नॉन ग्रेटा में इनकी ज़रूरत नहीं है, तो सफ़ीर को भी वहाँ से कर दिया। अच्छा ब्रिक्स के अंदर है, अभी जहन में रखें। और साउथ अफ्रीका जो है ये पूरा ग्लोबल साउथ है ना आपके, ये ग्लोबल साउथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका को आप ना छोड़ेंगे, मिनरल्स के वाले से हो या कोस्टल लाइंस हो या आगे अफ्रीका को इस वक्त सब छोड़ के बैठे हैं। अफ्रीका जो है ना वो, और वहाँ से बेसिस ख़त्म। अफ्रीका एक जगह पर इंगेज होते हैं ना, इस शख्स सबसे खुश है जो मैं पहले कह रहा हूँ ना, वो शी जिनपिंग है। क्योंकि सारी तवज्जो यूरोप, ये वेस्ट एशिया, इधर उधर, तो वो शी जिनपिंग, ये आपका जो अफ्रीका है ग्लोबल साउथ, इधर उधर जहाँ जहाँ चाइना मौजूद है वो सारा। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये दोनों जंगें ख़त्म करवानी है। अच्छा क्योंकि ये जो गज़ा का मामला है ना, गज़ा अब इसको हमास से बढ़ा के अरब ममालिक तक ले गया कि हम तो है ही नहीं, अरब ममालिक तय करेंगे। अरब ममालिक भी नहीं तो रशिया चाइना भी तय करेंगे और ये बरतानिया और ये सारे तय करेंगे। और ट्रम्प कह चुके हैं कि मुतबादिल प्लान लाओ। सऊदी अरेबिया वो जगह है जहाँ पर ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं रशिया के और इनके, और सऊदी अरेबिया ने छेड़ किया उसको। तो ये अगले चंद दिन जो हैं वो इतने अहम हैं, ये हम एक बड़े अहम दौर से इसलिए गुजर रहे हैं कि हकीकतन पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, अब देखें कोई कहीं डिस्कशन ऐसा नहीं हो रहा है किसी महफिल में, किसी दुनिया के टॉक शो में, किसी पूरी दुनिया के जो आप देख लें, ये पूरी दुनिया, एक तो है ना कि इंटरटेनमेंट हो रही है खाली, उसको छोड़ दें आप, जहाँ करंट अफेयर्स की बात हो रही है वहाँ पर खित्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात तय हो रहे हैं बशमूल पाकिस्तान। ये वो बात है मैं 3-4 साल से मुसलसल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा आइंदा वो खित्ते के और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और पाकिस्तान ने अहम फैसले करने हैं और उम्मीद है कि अच्छे फैसले करेगी, लेकिन सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, बड़ी ट्रिकी सूरत हाल है ना, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहैसियत कौम एक फैसले ऐसे हों जो यानी फैसले भी तो तेज़ी के साथ हो रहे हैं ना, तो हर दफ़ा तो इत्मीनान में भी लिया जा सकता, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि भाई हम कहेंगे 20 साल पॉलिसी बना रहे हैं, ये तो आपको फौरी तौर पे हर 24 घंटे बाद हालात चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये कि आपस में कम से कम हम अपने जो ग्रीवेंसेज हैं, छोटे छोटे पेटी इशूज़ हैं, उनको ख़त्म करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।